आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस विल डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ एन हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। मतलब इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा ये पर्पज़ है कि हमें कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड टर्म्स जानने हैं और प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानने हैं। तो अब पालमपुर की कहानी शुरू करते हैं। पालमपुर में जो था कि फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी रहती थी पालमपुर में, और कुछ अलग अलग छोटी मोटी एक्टिविटी थी जैसे कि डेयरी था, ट्रांसपोर्ट था, वो बहुत ही छोटे स्केल पे होती थी। तो ये सब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं उन्हें करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे कि बारिश हो गई या फिर ज़मीन हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्स है, और मैन मेड आइटम या ह्यूमन एफर्ट या मनी। जैसे जैसे हम लोग पालमपुर की कहानी को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा हम रिसोर्स को कैसे जोड़कर एक डिज़ायर्ड गुड बनाते हैं और कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पालमपुर का इंट्रोडक्शन क्या है। पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है। मतलब कि ये कहीं रिहायशी इलाकों में नहीं है, बल्कि एक ऐसे इलाके में जहाँ अगल बगल भी गांव शहर हैं। तो रायगंज जो है एक बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, और एक एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। हाँ, और एक कच्चा विलेज है। ऑल वेदर रोड का मतलब ये होता है कि बारिश के समय जो रोड ख़राब हो जाते हैं या फिर मिट्टी के रोड को ऑल वेदर रोड कह सकते हैं। विलेज को रायगंज से जोड़ता है, मतलब पालमपुर को ये रायगंज से जोड़ता है, और एक शाहपुर नाम का एक टाउन है वहाँ से जोड़ता है। तो अब देखते हैं पालमपुर में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट था। तो ट्रांसपोर्ट जो था वो बुलक कार्ट से था, टोंगास था, बोगीज थी, और उनमें क्या लदा हुआ था उनमें गुड़ या जैगरी लदी हुई होती थी, और बहुत सारी मोटर व्हीकल थे जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। अब विलेज के पॉपुलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो विलेज में पालमपुर में 450 फैमिलीज थी, जिसमें कि 80 अपर कास्ट फैमिली थी, जो कि विलेज की लैंड में मेजोरिटी थी। मतलब कि गांव में जितने भी खेत थे मेजोरिटी अपर कास्ट वालों के लिए ही थे, अपर कास्ट वालों के ही थे। इनके जो घर थे वो कुछ बड़े थे और कुछ ईंट से बने हुए थे और सीमेंट से प्लास्टर थे, मतलब ठीक ठाक घर थे। लेकिन वहाँ पे जो दलित थे, 80 थे, वो 1/3 पॉपुलेशन के थे। यानी कि अगर 400 का 1/3 किया जाए तो लगभग 150 घर थे, और वो एक विलेज के कोने में रहते थे, मतलब एक साइड एक ग्रुप में रहते थे, और उनके घर जो थे बड़े छोटे छोटे थे और वो मड और स्ट्रॉ के बने हुए होते थे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो वहाँ अपर कास्ट वाले थे उनके घर कैसे थे, और ये जो 80 दलित थे इनके घर कैसे थे। तो अब आगे देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ दिस हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब इनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे इनके घर के, मतलब ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से सारे ट्यूबवेल चलते थे, और स्मॉल बिजनेस के सारे काम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। अब पालमपुर में एजुकेशन का क्या था ये देखते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, मतलब 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था, और एक अब हॉस्पिटैलिटी के बारे में देखते हैं, यानी कि वहाँ हेल्थ का क्या था। तो वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जहाँ मरीजों को देखा जाता था। अब देखते हैं कि हम लोगों ने अभी ऊपर जितना भी पढ़ा पालमपुर में कितने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम थे, कितने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती थी, कितने घरों में, कि कितने स्कूल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं। तो इससे हमें ओवरऑल इसका व्यू क्या निकलता है तो ये दिया हुआ है। तो द डिस्क्रिप्शन एबव shows that पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी
गेसन स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, मतलब ये बता रहा है कि पालमपुर हाँ ठीक ठाक डेवलप्ड गांव है, जहाँ की ठीक ठाक रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल फैसिलिटी है और हेल्थ सेंटर भी है। अब आगे देखते हैं क्या है। जो पालमपुर की स्टोरी है वो एक इमेजिनरी विलेज की स्टोरी है, मतलब कोई ऐसा विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, अब बस उसको इमेजिन किया गया है कि ये एक कहानी बना दी गई है बस। तो जो ये पालमपुर जो विलेज है, ये इससे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उस गांव में क्या क्या थी। बहुत सारे गांव इंडिया में फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, मतलब इंडिया के बहुत सारे गांवों में फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, वो तो इंडिया में ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी भी फार्मिंग ही है। अदर नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, शॉपकीपिंग होती है, एट्सेट्रा। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये एक्टिविटी कुछ जनरल थिंग्स के बारे में देखेंगे और उसका क्या रिलेशन है प्रोडक्शन से। तो अगले नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इसका पहले समझ लेते हैं मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर आप ये बोल दीजिए कि बेसिस क्या है। बेसिस, अब बेसिस बोलने का ये मतलब है कि किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है। तो पहले हम लोग को प्रोडक्शन करना क्यों ये देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन का एम ये होता है, ये एक नंबर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ठीक, मतलब प्रोडक्शन का यही पर्पस होता है कि जो हमें चीज़ें चाहिए उनको हम बनाते हैं। अब 4 रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोडक्शन के लिए। जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड होती है और नेचुरल रिसोर्स होती है, और जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है वो लेबर होता है, यानी कि ज़मीन होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए जैसे कि पानी, मिनरल्स, फॉरेस्ट, और काम करने के लिए लोग होने चाहिए। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती हैं वो हाईली एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरी कई एक्टिविटी होती हैं जो कोई भी आदमी काम कर सकता है। हर वर्कर जो होता है वो लेबर प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। लेबर का मतलब होता है, लेबर को मतलब इस चैप्टर में मेहनत से है, ठीक है। तो अब तीसरी रिक्वायरमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है फिजिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि जैसे हम क्या इनपुट डालते हैं प्रोडक्शन में, उसी को फिजिकल रिक्वायरमेंट भी 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। तो पहले हम लोग फिक्स कैपिटल को समझते हैं। जो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग होती हैं वो फिक्स कैपिटल में आती हैं। पहले देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। जैसे कि किसी भी जैसे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि फार्मिंग के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए जिन जिन मशीन्स का ज़रूरत होता है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, और उसे सिर्फ एक ही बार खरीदना पड़ता है, बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल है इसमें देखते हैं रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, मतलब रॉ मटेरियल और हाथ में पैसे या फिर आपके पास पैसे होने चाहिए, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है उसे कई तरीके के रॉ मटेरियल ज़रूरत होते हैं, और जो यार्न यूज होता है वीवर के द्वारा, और जो मिट्टी यूज होती है पॉटर के द्वारा, ये एक रॉ मटेरियल है। और मनी जो है प्रोडक्शन में हमेशा ज़रूरी होता है पेमेंट करने के लिए या फिर ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को ही हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। 1 नंबर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ा ही ज़रूरी है। ये जो चौथा है यू विल नीड नॉलेज, हाँ, तो अब आपके पास दिमाग होना चाहिए कि आप लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को
किस तरीके से यूज करके उसका आउटपुट निकालते हैं उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जैसे कि आप एक आदमी को समझ लीजिए जिसके पास 2 आदमी है, मान लीजिए 2 केस है। एक केस में एक आदमी है जिसके पास सब कुछ है, रॉ मटेरियल है, मतलब लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल सब कुछ है, पर उसके पास ब्रेन नहीं है। और दूसरा पर्सन है जिसके पास लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल है और उसके पास ब्रेन भी है। तो जिसके पास ब्रेन है वो अच्छा कर जाएगा प्रोडक्शन में, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है या फिर अच्छा ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही होता है कि वह पर्सन जो इन सभी प्रोडक्शन की जो पहले 3 चीज़ें हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, उनको यूज करके अच्छा आउटपुट दे सके, उसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और इन चारों फैक्टर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे और क्या क्या ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। तो पहले फार्मिंग देख लेते हैं पालमपुर में कैसे होती थी। जो पालमपुर में लैंड था वो फिक्स्ड था, मतलब कि इतने ही % में फार्मिंग होगी। जो फार्मिंग है वो प्रोडक्शन की मेन एक्टिविटी थी पालमपुर में। 75% पीपल थे वो फार्मिंग पे डिपेंड होते थे अपने खाने पीने के लिए, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंड थे वहाँ पे 75% पीपल। तो वो या तो वो फार्मर थे या फिर फार्म लेबर थे, यानी कि या तो वो किसान थे या फिर खेत में काम करने वाले मजदूर थे। जो इसका मेन चीज़ ये है कि ये दोनों जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लेकिन फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंड एरिया अंडर, हाँ, ये जो लैंड था वो फिक्स्ड था। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का सिंपल तरीका है भाई कि खेती करना है जितने प्लॉट पे हम लोग को, मान लीजिए हम लोग को 4 एकड़ में खेती करनी है और प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है, तो अगर हमारे पास लैंड है 6 एकड़ में तो आराम से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन लैंड जो था पालमपुर में वो फिक्स्ड था। तो 1916 में पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड का, कल्टीवेशन वाला, मतलब लैंड फिक्स था, एक्सपेंड नहीं हुआ कि और प्रोडक्शन के लिए। तो कुछ वेस्ट लैंड्स जो थे विलेज में उनको भी कल्टीवेटेबल लैंड में बदल दिया गया, यानी कि जो बंजर ज़मीनें थी उनको भी खेती के लिए उपजाऊ बना दिया गया। तो तो उस समय 1960s में प्रोडक्शन बढ़ाने का सिंपल सा यही फंडा था कि बस लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ा दिया जाए। अब ये जो है कि क्या एक लैंड पे कई फसल उगाई जा सकती हैं? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ। जो पालमपुर के जो है वो एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी के वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट में लोकेटेड है। जो पूरी ज़मीनें हैं उनको पालमपुर में कल्टीवेट होती हैं, कोई ज़मीन बचती नहीं है। तो रेनी सीजन्स में खरीफ फार्मर्स या फिर खरीफ क्रॉप उगाई जाती है जिसमें जौ और बाजरा होते हैं और ये कैटल फीड के रूप में यूज किए जाते हैं। और इसके बाद पोटैटो उगाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में, और जब विंटर सीजन आता है यानी कि रबी क्रॉप्स उगाए जाती हैं और उस समय वीट उगाया जाता है। तो जो वीट फार्मर्स पालमपुर में उगाते थे, फार्मर उसमें से कुछ वीट अपने फैमिली कंज्यूम्पशन के लिए रख लेते थे, यानी कि घर के यूज के लिए रख लेते थे, और जितना सरप्लस का मतलब कि जितना ज़्यादा होता था बच जाता था उसको मार्केट में सेल कर देते थे। तो रायगंज वहाँ का मार्केट था तो वहाँ सेल कर देते थे। और कुछ जो खेत थे या फिर कुछ ज़मीनें थी उनको स्पेशली शुगर केन के लिए रखा जाता था, जिसका हार्वेस्टिंग साल में एक बार होता था। तो शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है जैगरी के लिए, जिसको वो लोग शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचते थे। अब जो मेन कारण था
कि क्यों पालमपुर के लोग एक साल में कई फसल उगाते थे, क्योंकि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो हमेशा पालमपुर में मतलब 24 घंटे में से ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी, करीब 18 घंटे के आसपास मान सकते हैं आप लोग। तो ये जो था एक मेजर इम्पैक्ट डालता है इरिगेशन में। जो पहले के ज़माने में पर्शियन व्हील्स होते थे और वहाँ से पानी लाना पड़ता था, कुएँ भी होते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से ट्यूब्यूल्स बन गए तब से कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से इरिगेशन हो जाता था। अब एक पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा फसल उगाने के लिए प्रोसेस को ही हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग समझ लिए हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो है वो बहुत ही आसान तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, या फिर बहुत ही कॉमन तरीका है, मतलब सब लोग इसका यूज करते हैं। जो पालमपुर के फार्मर थे वो कम से कम 2 क्रॉप उगाते थे, या तो पोटैटो और अगर कोई तीसरी क्रॉप, हाँ पोटैटो उनका तीसरी क्रॉप के तरह उगाते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में कि पालमपुर में क्या क्या फार्मिंग होती थी। तो वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, और जो अदर मेथड है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। Yield is measured as a crop produced on a single given piece of land. Yield का हिंदी में अर्थ होता है उपज। उपज का मतलब कि किसी गिवन पीस ऑफ लैंड पे या फिर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पे कितना एक सीजन में प्रोडक्शन हुआ है, उसी को यील्ड कहते हैं। अब हम लोग यील्ड समझ लिए हैं कि यील्ड क्या होता है। तो हम 1916 की बात करते हैं। जो 1916 के समय में जो सीड कल्टीवेशन के लिए यूज होते थे वो बड़े ही ट्रेडिशनल होते थे, या फिर ट्रेडिशनल का सेंस ये है कि पुराने होते थे, और उनका यील्ड जो था वो बहुत लो था, यानी कि उपज बहुत लो थी। और जो ट्रेडिशनल सीड थे उन्हें लेस इरिगेशन की ज़रूरत होती है, मतलब पानी कम चाहता था वो, कम पानी में भी वो हो जाते थे। और जो फार्मर्स थे वो काऊ डंग का उपयोग भी करते थे और नेचुरल मैन्यूर यूज करते थे, फर्टिलाइजर्स और ये सब घर पे ही अवेलेबल रहते थे, इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर 1916 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसने HYB सीड्स का इंट्रोडक्शन किया। HYB सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये एक ही फील्ड पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब इनका मेन पर्पस होता है कि ये यील्ड इनका ज़्यादा होता है, और इनके प्रोडक्शन के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। अब ये पूरा एक फार्मिंग का एक सिनेरियो दिखाया हुआ है कि मशीनरी की ज़रूरत है, सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, डैम्स, कैनाल या फिर किसी तरीके से, और यहाँ पे आपकी फार्मिंग हुई है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYB सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। मतलब हाई यील्ड तभी पॉसिबल है जब हम लोग HYB सीड्स का यूज करें, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज करें, तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये उस समय का मानना था। हम लोग आगे देखते हैं। जो पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर थे उन्होंने पहली बार इसको ट्राई किया था, और फार्मर्स को ट्यूबवेल भी लगवाने पड़ते थे क्योंकि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी HYB सीड्स को, और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड तो चाहिए ही चाहिए।
और कुछ फार्मर्स जो थे उन्होंने ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स खरीद लिए ताकि जो हार्वेस्टिंग है वो फास्टर हो सके, और इस वजह से इन्हें हाई यील्ड मिला। जो पालमपुर में ट्रेडिशनल वैरायटी से जो यील्ड था वो 1300 केजी था पर हेक्टेयर, जबकि जब HYV सीड्स का यूज हुआ तो वो बढ़ के 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गया, यानी कि करीब करीब 1900 केजी जो होता है वो ह्यूज अमाउंट होता है, करीब करीब 3 गुना हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि 1300 से 3200 हो गया, 3 गुना तो नहीं कह सकते, लगभग 2.5 हो गया। तो जो फार्मर्स थे उनको सरप्लस ज़्यादा मिलने लगा, तो उनका जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ गया। अब हम आगे देखते हैं क्या है, विल द लैंड सस्टेन। अब ये एक बड़ा विचित्र तरीके का क्वेश्चन है कि क्या ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। अब HYV सीड्स और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का ये प्लस पॉइंट है कि प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, यील्ड तो बढ़ जाएगी, पर इसका जो मेन घाटा ये है कि इससे लैंड जो है वो आगे प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं रहता है। जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है और इसे बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट ये दिखाती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने ओवर यूज कर दिया नेचुरल रिसोर्स का, मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर दिया है, और जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो गई है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज होने लगा है, और ग्राउंड वाटर भी नीचे गया है क्योंकि ट्यूबवेल इरिगेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। और इन्वायरमेंटल रिसोर्स जो होते हैं जैसे सॉइल हो गया, फर्टिलिटी बहुत मतलब फर्टिलिटी या फिर नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं उन्हें बनने में समय लगता है। एक बार अगर वो ख़त्म हो गई तो उन्हें बहुत समय लगता है रिस्टोर होने में। तो इस वजह से हमें इन्वायरमेंट का केयर करते रहना चाहिए फ्यूचर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। अब देखते हैं कि पालमपुर में कैसे लैंड जो था वो डिस्ट्रीब्यूट था। जैसा कि हम देखा है कि लैंड कितना जरूरी है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली पालमपुर में सभी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं थे, या फिर उतनी ज़मीनें नहीं थी कि सभी लोग इंगेज हो पाए। पालमपुर में 1/3 ऑफ 450 फैमिली में से लगभग 150 फैमिली दलित थे जिनके पास लैंड ही नहीं थे, और जो कुछ बचे थे वो 240 फैमिली बच गई, जिसमें 240 फैमिली जो थी वो स्मॉल प्लॉट्स पे कल्टीवेशन करती थी जो 2 हेक्टेयर से कम था, और उतने प्लॉट पे कल्टीवेशन करके उनका इनकम उतना नहीं हो पाता था ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। और आपने देखा होगा कि लार्ज नंबर ऑफ, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो 60 फैमिली थी वो मीडियम और लार्ज फार्मर की थी जो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड का उपयोग करते थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर्स थे, यानी कि वे बड़े अमीर थे इन लोगों के कंपैरिजन में। अब आगे है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, मतलब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। ज़मीन के बाद लेबर जो था वो नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर था। तो फार्मिंग जो है वो उसमें बड़ा ही हार्डवर्क की आवश्यकता होती है। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ कल्टीवेट कर लेते थे, तो वो खुद ही लेबर करते थे, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो हायर करते थे लेबर से, या फिर जो गांव के किसान जो स्मॉल या फिर दलित थे उनको हायर करते थे ये लोग। अब फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, या तो वो फार्म लेबर्स जो थे जो लार्ज फार्मर्स के यहाँ काम करते थे वो या तो
लैंडलेस फैमिली से होते थे या फिर उन फैमिली से होते थे जो कि स्मॉल लैंड कल्टीवेट करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। जो इनका पेमेंट भी था वो उतना ही था जितना वेज भी इनका कम था, और वेज जो था कैश था या फिर क्रॉप के माध्यम से दिया जाता था। कभी कभी तो लेबर्स को मिल्स भी मिलते थे, लेकिन जो वेज थे वो रीजन टू रीजन बदलता रहता था, क्रॉप से क्रॉप बदलता रहता था, और एक फार्मिंग एक्टिविटी से दूसरी फार्मिंग एक्टिविटी में बदलता रहता था। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी वेरिएशन भी था। एक फार्म लेबर जो है वो अगर एम्प्लॉयड है डेली बेसिस पे एक फार्म में प्रोडक्शन करने के लिए, तो मान लीजिए कि वो अगर 3 महीने फार्मिंग में है तो वो 9 महीने तक लगभग अनएम्प्लॉयड रहता था। अब एक फार्मर है जिसका नाम डाला है, उसके बारे में क्या है कि वो एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। इसका मतलब कि वो रेगुलरली काम के लिए देखता है, और मिनिमम वेज फार्म लेबर्स का है 115 रुपया पर डे, लेकिन डाला को 80 रुपये ही मिलते थे। वहाँ पे पालमपुर में अब स्थिति ये थी कि वहाँ कंपटीशन भी फार्म लेबर करने के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, तो पीपुल कम पैसे में ही एग्री कर जाते थे। डाला जो है वो अपना कंप्लेन करता है अपनी सिचुएशन रामकली से, जो कि दूसरी फार्म लेबर है, और बोथ डाला और रामकली गांव के एकदम गरीब हैं। फार्मिंग होती है जो, उसमें कैपिटल नीडेड होता है, यानी कि कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये है कि कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। सेल ऑफ सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस में हम लोग को बस यही पढ़ना है कि जो मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग के पास बच जाता है, अब सरप्लस जो रहता है उसको हम लोग सेल करके अर्निंग कर लेते हैं, या तो उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, या तो फर्दर फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है नॉन फार्म एक्टिविटीज पालमपुर में क्या क्या थी, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो 25% पीपल थे वही पालमपुर के नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज थे। डेयरी जो थी उसमें से वन ऑफ द कॉमन एक्टिविटी थी। हाँ, पीपुल जो थे वो अपने बफेलोस को ग्रास, जौ, बाजरा देते थे, जो कि रेनी सीजन में उगती थी, और मिल्क जो है वो रायगंज में वो लोग अपना सोल्ड करते थे, जो नियर बाई विलेज था, मतलब पालमपुर के बगल का ही एक विलेज था। 2 ट्रेडर्स शाहपुर टाउन के कलेक्ट करते थे, मतलब मिल्क को कलेक्ट करते थे और उसको दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करते थे। हम लोग को देखना है कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में, और पालमपुर में उसमें 50 आदमियों से कम मैन्युफैक्चरिंग में थे, और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बड़े फैक्ट्रियों में थी, जैसे कि पालमपुर में बहुत सिंपल प्रोडक्शन होते थे। और यहाँ पे एक शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर में है, मतलब कि छोटी मोटी दुकानों पे काम, या फिर उनकी छोटी मोटी दुकानें होती थी जिसमें वो वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक ये सब सेंड करते थे। अब जो लास्ट एक्टिविटी थी वो थी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो था एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे एक्टिविटी थी, तो रिक्शा था, टोंगा था, जीप था, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि कि वहाँ का जो मतलब रायगंज जाना होता था या फिर शाहपुर जाना होता तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
तो हमने पूरे 30 मिनट में इस चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है।